Hello students, today we will do part 5 of coordination compounds. I hope you have already watched all the last 4 videos of the chapter. In the last video, you have done isomerism can be of two types. One is structural isomerism and second is stereoisomerism. In structural isomerism, we can further classify it into ionization isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism and solvate और hydrate isomerism. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे. इस वीडियो में वी विल डू स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. So let's start with stereoisomerism. So stereoisomers are the compounds which have same chemical formula and chemical bond, but they have different spatial arrangement. Stereoisomers को हम further classify कर सकते हैं into two categories. So in stereoisomers we have geometrical or cis-trans isomerism and second type is optical isomerism. तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिकल के बारे में पढ़ेंगे. हम स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में और पढ़ें उससे पहले हम कुछ सिंबल देख लेते हैं जो सिंबल मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं, सो दैट आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो. सो अगर आपको L, A, B, C स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखा मिलता है तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिडेंटेड लिगेंड. यूनिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को. देन अगर आपको LL लिखा मिले या फिर AA मीन दोनों अल्फाबेट जो हैं वो सेम होने चाहिए, या फिर X-X लिखा मिले, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डाइडेंटेड लिगेंड जो दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है टू द सेंट्रल मेटल एटम एट वन टाइम. और ये जो डाइडेंटेड लिगेंड है ये सिमेट्रिकल है, मीन जो एटम लोन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि वी हैव टू लोन पेयर डोनेटेड बाय दिस डाइडेंटेड लिगेंड, तो वो सेम एटम के थ्रू ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं इथाइलिन डायमीन. तो इथाइलिन डायमीन एक सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो इसमें अगर पहला लोन पेयर देखेंगे डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन और दूसरा लोन पेयर भी सेकेंड नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है. तो अगर आप देखें दोनों तरफ से जो डोनेशन हो रही है इट इज बाय द सेम काइंड ऑफ एटम, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल है. तो जो 12th में कोर्स हम करते हैं उसके अंदर जब हम आइसोमर्स करेंगे तो हम सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड की ही बात करेंगे. नेक्स्ट आता है L-L या L-L-. इस तरह से लिखा मिल जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला अल्फाबेट L है, अगला जो अल्फाबेट है वो L- है, देन A-B. तो पहला अल्फाबेट A है, सेकेंड अल्फाबेट B है, देन X-X-. तो इस तरह से अगर आपको लिखा मिल जाता है तो इट मींस ये भी एक डाइडेंटेड लिगेंड है बट इट इज अनसिमेट्रिकल. इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे ग्लाइसोनेटो में देखेंगे तो पहला जो लोन पेयर डोनेट हो रहा है वो नाइट्रोजन से हो रहा है और सेकेंड लोन पेयर डोनेट हो रहा है ऑक्सीजन से. सो इट मींस इट इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर. हालांकि 12th के अंदर अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता रिलेटेड टू आइसोमर्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है इट इज शोन बाय हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस उन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इन विच वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड.
and it arises because we got different possible geometrical arrangement of ligands in these heteroleptic complexes. तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है इट इज नॉट शोन बाय होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. जिनमें सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आता है. दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को जब हम डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस इन टू वेज. पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, देन वी विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबल शेप्स होती हैं. पहले होती है टेट्राहेड्रल, देन स्क्वायर प्लेनर. इन द सिमिलर वे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वी हैव ऑक्टाहेड्रल शेप. तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. नाउ इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर. तो इसके अंदर आप ये चीज ध्यान रखेंगे जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि X और L का मतलब होगा यूनिडेंटेड लिगेंड. तो अगर आपका फॉर्मूला होता है ML4 मीन चारों लिगेंड एक जैसे हों, मतलब ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा. और शेप जो है वो आप देख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर होगी, बट इट डू नॉट हैव सिस ट्रांस आइसोमर्स. देन आता है आपका ML3X. इसमें 3 लिगेंड एक जैसे हैं, एक लिगेंड जो है वो डिफरेंट है. तो इसके अंदर भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा और शेप आपकी रहेगी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. तो यहाँ पे हमने देखा कि दे डू नॉट हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिकॉज X को आप कहीं भी अगर लगा देते हैं, अगर आप इस सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें कहीं भी लगा दें, तो ये तीनों L जो हैं वो हमेशा एक साथ ही आएंगे. सो इट मींस कोई भी आप स्पर्शियल अरेंजमेंट कर लीजिए वो सब सेम होंगी. तो इसलिए इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अगर फॉर्मूला ML2X2 है, ML2X2 का मतलब है कि इसके पास जो 4 लिगेंड हैं उनमें से 2 लिगेंड एक जैसे हैं, बाकी 2 अलग लिगेंड्स हैं. तो इट मींस इसके अंदर हमारे पास 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती हैं. तो पहली है सिस जिसमें XX या YY साथ साथ में होंगे, वाइल इन सेकेंड अरेंजमेंट आप देख सकते हैं LL मतलब जो लिगेंड सेम है वो ऑपोजिट पोजीशन पे है. ऐसे ही XX दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर. सो इसको बोलते हैं ट्रांस कन्फिगरेशन. नाउ इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द फॉर्मूला MABXL और वी कैन ऑल्सो राइट MABCD. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है और ये चारों के चारों लिगेंड यूनिडेंटेड है एंड ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट. तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जहां पे मेटल जो होता है इट इज joined to 4 different type of ligands in square planar geometry, वहां पे we have 3 isomers, 2 are cis and 1 is trans. तो आप पहला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें जो है A जो है वो C और D के एडजेसेंट साइड में है, while जो A है इट इज डायगोनली ऑपोजिट टू B. ऐसे ही आप अगला भी देख सकते हैं, इसमें अब जो A है वो C के डायगोनली ऑपोजिट हो गया. A के बिल्कुल सामने जो है डायगोनली C है. और अगर नेक्स्ट में देखें इसमें A जो है इट इज ऑपोजिट टू डायगोनली ऑपोजिट टू D. तो अब कहेंगे आप कि यहाँ पे सिस और ट्रांस कैसे बना, मुझे नहीं समझ में आया. तो आप क्या करेंगे, किसी भी 2 लिगेंड्स को एज्यूम कर लेंगे कि अगर वो बिल्कुल आसपास होंगे,
आमने सामने अगर वो डायगोनली ऑपोजिट हैं तो वो ट्रांस होंगे, लेकिन अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो वो सिस होंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेती हूँ ए और डी को। तो आप पहले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ए और डी, दे आर सिस टू ईच अदर, तो ये हमारा हो गया सिस। ऐसे ही सेकेंड उसमें देखिए ए और डी जो हैं दे आर एट सिस पोजीशन, तो इसको हम सिस मान लेते हैं। अगर थर्ड देखें, इसमें जो ए है और डी है, दे आर लाइंग डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे ए और डी जो है एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे हैं। तो ऐसे आप किसी और को भी कंसीडर कर लें, आप बी सी को देखें तो आप देखेंगे इनमें से दो जो होंगे विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी सिस होंगे और एक जो होगा वो ट्रांस होगा। जरूरी नहीं है जो मेरे सिस हैं वो आपके भी सिस हों, बट क्या होगा, वी गॉट 3 अरेंजमेंट्स। तो ऐसी एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे सबसे पहले आप चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 एंड ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, तो हम इसके ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। नाउ इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वी विल डिस्कस complexes with coordination number 4 and having tetrahedral geometry। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, these type of complexes do not show geometrical isomerism। तो इसका जो रीजन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो इसका रीजन ये है कि इसमें रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लीगेंट अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आप किसी भी लीगेंट को अज्यूम कर लीजिए, तो आप ये देखेंगे बाकी जो तीनों लीगेंट है वो हमेशा उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे ही रहेंगे। कोई भी लीगेंट जो है उसके कोई ऑपोजिट पोजीशन नहीं होती है। सारी जो पोजीशंस होती हैं, अगर कोई लीगेंट को आप अज्यूम कर रहे हैं तो बाकी जो 3 पोजीशन होती हैं वो हमेशा उसके एडजेसेंट ही रहती हैं। सो इट मींस यहाँ पे कोई सिस या ट्रांस का केस नहीं आता है। सो इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नाउ इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वी हैव ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके अंदर अगर हम देखें, अगर हमारा फॉर्मूला है mx6, mx6 का मतलब है सारे के सारे जो लीगेंड्स हैं वो एक जैसे हों, या फॉर्मूला हो mx5l, मीन ऑल द लीगेंड्स आर यूनिडेंटेड, जिसमें से 5 लीगेंट एक जैसे हैं और एक लीगेंट डिफरेंट है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में भी आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा, बिकॉज पॉसिबल स्पर्शियल अरेंजमेंट्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। हमेशा 5 जो x होंगे वो एक साथ आएंगे, और अगर 6 x हैं तो सारे ही x हैं, या सारे लीगेंट एक जैसे हैं, तो उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है। तो इसमें आप इस शेप को भी देख सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में सारे लीगेंट एक जैसे हैं, तो यहां पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। देन अगर 5 लीगेंट एक जैसे हों और एक लीगेंट डिफरेंट हो, तब भी आपकी ये शेप बनेगी। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला होगा ML4X2, मीन 6 लीगेंट में से वी हैव 4 लीगेंट ऑफ वन टाइप एंड अदर 2 लीगेंट्स ऑफ अदर टाइप। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में वी हैव सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 2 लीगेंट्स हैं, अगर वो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो हम कह देंगे सिस है, अगर वो ऑपोजिट पोजीशन पे होंगे तो हम कहेंगे ट्रांस है। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखें वी हैव फॉर्मूला CO NH3 होल 4 Cl2 और ब्रैकेट में लिखा है प्लस। तो इस केस में अगर आप देखें, अगर दोनों Cl साथ साथ में लिखे हुए हैं, देन वी हैव सिस आइसोमर।
और अगर ये जो Cl हैं दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो आपकी ज्योमेट्री होगी ट्रांस। और एक चीज आप और नोट करिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे चार्ज है प्लस, तो हमने क्या किया है, शेप बनाने के बाद ऊपर छोटा सा ब्रैकेट डाल के कोने में प्लस लिखा है। अगर ऊपर चार्ज होता माइनस तो ऊपर माइनस लिख देते, अगर 2 प्लस होता तो 2 प्लस लिख देते ऊपर। नाउ इफ वी हैव फॉर्मूला mx2 l डैश l होल 2, तो इसके अंदर हमारे पास दो यूनिडेंटेट लिगेंड हैं X और दो ही डाइडेंटेट लिगेंड हैं L डैश L। ये एक सिमेट्रिकल लिगेंड है। तो इस तरह के कंपाउंड्स में भी वी हैव सिस ट्रांस आइसोमर्स। सो अगर आप इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल कैन बी CO CN होल ट्वाइस EN होल ट्वाइस। यहाँ पे CN जो है वो यूनिडेंटेट लिगेंड है, जो EN है, EN को इथाइलिन डायमीन भी बोल सकते हैं, तो EN जो है ये भी दो हैं, ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है। तो अगर इसमें सिस ट्रांस बनाएंगे तो अगर ये जो CN है ये एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो सिस बनेगा, अगर CN जो है वो ऑपोजिट पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस बनेगा। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो EN जो है वो एक डाइडेंटेट लिगेंड है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने उस पोजीशन पे जहां पे ये लोन पेयर डोनेट करता है मैंने एरो बनाया, एक कर्व बना के बीच में EN लिख दिया है। तो ये सिस है क्योंकि इसमें जो Cl है वो बिल्कुल आसपास वाली पोजीशन पे है। सिमिलर इज द केस विद EN इथाइलिन डायमीन। अगर ये ऑक्सलेट होता तो मैं EN की जगह पे OX लिख सकती थी। देन आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, इसमें जो Cl है वो ऑपोजिट पोजीशन पे है और आप EN को भी देख सकते हैं वो ऑपोजिट पोजीशन पे है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हम देखें फॉर्मूला होगा mx3l3। इसके अंदर 6 लिगेंड्स हैं, सारे के सारे यूनिडेंटेट हैं, बट 3 लिगेंड एक जैसे हैं, बाकी 3 एक जैसे हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। इसमें भी सिस ट्रांस जो है वो पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लिगेंड एक साथ हों, जो तीनों लिगेंड सेम तरह के हैं वो बिल्कुल आसपास वाली पोजीशन पे हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 NO2 एक साथ हैं और 3 NH3 एक साथ हैं। मतलब जो 3 लिगेंड है जो सेम तरह के हैं वो फेस पे प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप बनाने की कोशिश करूँ ना, हर पोजीशन को जो है जोड़ने की कोशिश करूं तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी। तो हम ये देखेंगे जो लिगेंड एक जैसे हैं वो ऑक्टाहेड्रल के एक फेस पे प्रेजेंट है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को फेशियल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है मेरिडोनियल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो 3 लिगेंड है जो एक जैसे हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द मेरिडियन। मतलब हमेशा जैसे आप अमोनिया की बात कर लें, अमोनिया जो होगा वो एक अमोनिया के साथ जो होगा सिस पोजीशन में होगा, दूसरे के साथ वो ट्रांस में है। सिमिलर इज द केस विद NO2। जो फेशियल पोजीशन में प्रेजेंट होंगे उसको हम सिस आइसोमर या फेशियल आइसोमर बोलते हैं, और सेकंड वाले को हम मेरिडोनियल आइसोमर या ट्रांस आइसोमर भी बोल देते हैं। Next we will discuss the formula ML-L whole thrice। हम इसमें देखेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल भी हैं या नहीं हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 लिगेंड हैं और तीनों के तीनों डाइडेंटेट लिगेंड हैं एंड दीज डाइडेंटेट लिगेंड्स आर सिमेट्रिकल। तो इस तरह के केसेस में वी डू नॉट हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और इसका फॉर्मूला हो सकता है COEN होल थ्राइस एंड स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3+। तो अगर इसकी एक ही शेप बनेगी, क्योंकि इसमें कोई सिस और कोई ट्रांस नहीं बनेगा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं, तो इसमें एक ही शेप बनेगी। तो आप ये शेप देख सकते हैं।
आप एक चीज और नोटिस करिएगा, मैंने ऑक्टाहेड्रल शेप बनाई है और साथ ही साथ ब्रैकेट के बाहर 3+ भी लिखा है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्रेजेंट है तो आप साइड में चार्ज भी लिखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपने सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि कायरल हों या जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, सिर्फ वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जो दो कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके बीच में दे आर हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप, उनको इनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं तो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप होती है वो इनेंशियोमर कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स में से या इनेंशियोमर में एक कंपाउंड क्या करता है या एक आइसोमर क्या करता है, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं या स्मॉल डी से लिखते हैं। वाइल जो दूसरा आइसोमर होता है वो क्या करता है, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसको हम लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो तभी बनाइएगा जब आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये हमें कैसे पता लगेगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। तो इसके लिए हमें उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी होती है थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। और डेक्स्ट्रो रोटेशन और लेवो रोटेशन हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, हमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि ये जो कंपाउंड है ये डेक्स्ट्रो है या लेवो है, ये हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही बता सकते हैं। सो आप देखेंगे वी हैव अ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में से जो भी लाइट निकलती है इट इज अनपोलराइज्ड लाइट, और इस अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम पोलराइजर से पास करते हैं तो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट आती है। अगले स्टेप में हमने ये पोलराइज्ड लाइट को सैंपल ट्यूब से पास करना है। सैंपल ट्यूब में हम उस कंपाउंड को लेते हैं जिसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना चाहते हैं। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है, तो हम उस कंपाउंड को सैंपल ट्यूब में लेते हैं। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब इस सैंपल ट्यूब से पास होगी, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो इस पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। फिर हम इस लाइट को एनालाइजर से पास करेंगे ये पता लगाने के लिए कि ये जो लाइट है ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न करी है या क्लॉकवाइज टर्न करी है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। और यहां से हमें एंगल पता लग जाएगा। अगर एंगल पॉजिटिव आएगा तो इट मींस ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, और अगर एंगल नेगेटिव आएगा तो ये लेवो रोटेटरी है। अगर आपका एंगल 0 आता है इट मींस जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नाउ ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स में दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सिर्फ जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं केस में आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे।
ये पता लगाना कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में वो रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन 12th के हिसाब से जो चीजें कवर होंगी तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, मान लीजिए आपके पास 2 इनेंशियोमर हैं, आप ये नहीं लिख सकते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर देखकर कि ये डेक्स्ट्रो है या ये लेवो है। एक्चुअली वो हमें करना भी नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के जरिए ही पता लगता है कि 2 इनेंशियोमर में से कौन सा डेक्स्ट्रो होगा और कौन सा लेवो होगा। लेकिन स्ट्रक्चर देखकर हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये इनएक्टिव है ऑप्टिकली या ये एक्टिव है, क्या इसमें इनेंशियोमर पॉसिबल है भी या नहीं है। तो कुछ चीजें हैं आपने ध्यान रखनी है। जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनको अकायरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो जिस भी कंपाउंड में वी हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे होते हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है एक पूरा अलग से सब्जेक्ट है, तो हम उसको पूरा नहीं डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 12th में जितनी चीजें आपके कोर्स में, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो कंपाउंड है उसमें कोई सिमेट्री का एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है। अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा सिमेट्री का, देन जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट आती है कि जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि आप स्क्वायर प्लेनर की बात करें, तो जो भी ज्योमेट्री प्लेनर होगी तो हम कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। या फिर आप क्या करेंगे, आप उन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, आप देखेंगे कि किसी एक प्लेन से या एक्सिस से क्या मैं मॉलिक्यूल को हाफ में डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए तो इट मींस वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एंड दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, तो जैसा कि हमने कहा कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो प्लेनर होंगे, जिनकी शेप प्लेनर होगी, दे विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। इसका रीजन आ जाता है, या ये कहें कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसका रीजन ये है बिकॉज दे कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और दे आर प्लेनर मॉलिक्यूल। तो स्क्वायर प्लेनर में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं सिस एंड ट्रांस, पर उसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम देखें तो हमारे पास एक शेप आती है टेट्राहेड्रल शेप। तो टेट्राहेड्रल शेप को 12th में डिस्कस नहीं किया गया है, पर इसके अंदर अगर फॉर्मूला MAB होल ट्वाइस होता है देन ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं ये कंपाउंड शो करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें 12th में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं करने हैं। और AB जो है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, दे आर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो सिस फॉर्म होती है, ओनली सिस नॉट ट्रांस, जो सिस फॉर्म होती है उसके ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। मतलब उसकी जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। जो ट्रांस आइसोमर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ सिस फॉर्म के ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हम एग्जांपल देखेंगे। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला है MA-A होल थ्राइस, तो इसके अंदर हमारे पास डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, वो भी सिमेट्रिकल। सो इसका एग्जांपल हो सकता है COEN होल थ्राइस और चार्ज है 3+।
तो इसका हमने पहले भी देखा था, इस केस में सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। तो अगर आप इसकी बात करें देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और इसकी मिरर इमेज देख सकते हैं आप। तो इन दोनों कंपाउंड्स को आप बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस फॉर्मूले से, जिसका जर्नल फॉर्मूला Ma-A होल थ्राइस हो, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ, तो आप ये बना सकते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है कि इनमें से कौन सा D है या L है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज Ma-A होल ट्वाइस L2। तो इस तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं, COEN होल ट्वाइस Cl2। तो इस केस में अगर हम देखें, हमने जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किए थे तो हमने देखे थे कि वी हैव अ सिस आइसोमर एंड वी हैव अ ट्रांस आइसोमर। अगर आप सिस की बात करें तो सिस के अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो ये जो है इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। इसकी जो मिरर इमेज होती है वो इसके नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। जबकि आप ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में अगर आप सेंटर से देखेंगे, आप इसे दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मैंने इसकी कोई भी मिरर इमेज नहीं बनाई है। सो जो सिस फॉर्म होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और जो ट्रांस फॉर्म होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें CONH3 होल 4 Cl2 एंड चार्ज इज +1। तो इसमें भी अगर हम देखें, हमारे पास एक सिस फॉर्म होगी जिसमें दो Cl जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, एंड वी हैव ट्रांसफॉर्म। जो सिस फॉर्म होती है ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है, तो इसकी जो मिरर इमेज होती है इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जबकि जो ट्रांस होती है, अगर आप इसे देखें, आप इसे दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिस फॉर्म क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट द आइसोमर्स। तो आइसोमरिज्म में एक क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसके आइसोमर्स बनाइए। अगर तो स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे। अगर बोला है स्ट्रक्चरल बनाने हैं तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। अगर बोला है ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाइए तो आपने सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स ही बनाने हैं। लेकिन अगर बोला हो ड्रॉ द आइसोमर्स तो इट मींस आपको स्ट्रक्चरल भी बनाने हैं, आपको जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जितने भी ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, आपको सब बनाने हैं। तो हम देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं आइसोमर्स। Now, while writing the isomers, सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ये जरूरी नहीं है कि सारे तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से बनेंगे ही, लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स बनाने की। देन वी विल ट्राई लिंकेज आइसोमरिज्म, देन हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाएंगे। कई बार कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं बनते हैं, अगर पॉसिबल नहीं होंगे तो आप नहीं बनाएंगे। देन यू विल राइट ऑल द सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। सपोज आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए 4, मतलब 4 फॉर्मूलाज आपको मिल गए, तो आप हर एक फॉर्मूला का स्टीरियो आइसोमर लिखेंगे। और स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। सपोज आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो 4 आए, तो आप उन चारों के ज्योमेट्रिकल बनाएंगे अलग अलग। तो 4 के कितने, हर एक फॉर्मूला के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो 4 के कितने बन गए। सपोज सारे ही जो हैं उसमें सिस और ट्रांस बनते हों, लेकिन आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं तो ज्योमेट्रिक भी बनेंगे। तो सपोज आपके 4 कंपाउंड जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आए, उन चारों के
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए तो आपके पास कितने हो जाएंगे कंपाउंड्स? 8 हो जाएंगे, हर एक के 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस। उसके बाद आप क्या करेंगे, उन 8 के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे। किसी के ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, उन 8 में से किसी के बनेंगे और किसी के नहीं बनेंगे। नहीं कब बनेंगे? जब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो लेट अस सपोज कि 8 के बन गए ऑप्टिकल आइसोमर, तो आपके लास्ट में कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे विद शेप? तो बनेंगे 16। तो इस तरह से आपने सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, फिर हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, फिर जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने होंगे सबके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज आइसोमर्स। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं और 2 C2O4 है। C2O4 मतलब डाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सलेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है, बाहर जो K लिखा हुआ है K+, तो इसको लिखने की या बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आइसोमर के लिए जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाऊंगी। तो अगर इस फॉर्मूला से देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले आते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसमें कोई आयोनाइजेशन नहीं बनेगा और इसमें लिंकेज आइसोमर्स भी नहीं बनेंगे क्योंकि कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड भी नहीं है। और इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जो है कटायन जो है वो K+ है, जबकि कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनने के लिए दोनों ही जो है कटायन और अनायन दे शुड बी कॉम्प्लेक्स आयंस, ना ही इसमें सॉल्वेट आइसोमर्स बनेंगे। तो इस फॉर्मूला से वी विल हैव नो स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो मतलब हमारे पास अभी तक एक ही फॉर्मूला है, अब हमने इसके सिस और ट्रांस बनाने हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो हमारा पहला बना सिस एंड सेकेंड इज ट्रांस आइसोमर। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के बाद वी विल मेक इट्स ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहले सिस के बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसके पॉसिबल है ऑप्टिकल आइसोमर बनाने, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज होती है इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। जबकि आप ट्रांस की बात करें तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। और जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और जो ट्रांस फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट मान लेते हैं हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके हमने जितने भी आइसोमर्स हैं वो बनाने हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस फॉर्मूला के कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के बाद हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, मतलब सिस ट्रांस बनाएंगे। तो अभी आपको याद होगा हमने किया था कि इस फॉर्मूला से कोई भी सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है, तो इससे सिर्फ एक ही शेप आती है। देन हम इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। तो इसका जो है ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। इसकी जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस वजह से इस केस में सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे आइसोमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है।
तो इसमें भी सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे और लास्ट में ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे। तो अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो इस केस में कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो नहीं बनेगा। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें सिस, ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो आप जब फॉर्मूले को देखेंगे यू विल फाइंड कि सिस ट्रांस आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस केस। एक सिस बनेगा जिसमें दो Cl साथ साथ में होंगे और एक ट्रांस बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाला सिस है एंड सेकंड वन इज ट्रांस। आफ्टर मेकिंग सिस ट्रांस आइसोमर्स हम देखेंगे वेदर दीज have optical isomers or not। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने से पहले आप देखेंगे कि इनकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, और हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर प्लेनर, इस वजह से उस केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो इस केस में वी विल नॉट हैव एनी ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोबाल्ट का, इसके भी हमें आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखेंगे इसके अंदर एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और NO2 ग्रुप एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। तो इस केस में लिंकेज आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल है। सेकेंडली इस केस के अंदर बाहर काउंटर आयन है NO3। ये NO3 जो है ये एज अ लीगेंड भी काम करता है, तो ये NO3 कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हो सकता था। तो इसलिए इस केस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी पॉसिबल हैं। तो पहले देखेंगे लिंकेज को। लिंकेज के अंदर हमारे पास अगर NO2 होगा तो एक आइसोमर बनेगा, और ये भी हो सकता है कि ये NO2 की जगह पे ONO हो। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन का। तो आयोनाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो NO3 है जो अभी ऊपर एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट है, अब ये क्या चला गया, ये अंदर भी जा सकता है कॉम्प्लेक्स के एज अ लीगेंड। तो NO3 जब अंदर जाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट में तो उसके बदले NO2 बाहर आ जाएगा, एज अ काउंटर आयन बिहेव करेगा NO2। तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में तीन फॉर्मूले आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूला का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के देखेंगे। तो जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनका जर्नल फॉर्मूला है MX5L। मतलब इनमें 5 लिगेंड एक जैसे हैं, एक अलग है। तो आपको याद होगा कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनका जर्नल फॉर्मूला होता है MX5L, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप इन तीनों के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने से पहले ना इनकी ऑक्टाहेड्रल शेप बना दीजिएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस फॉर्मूला के कंपाउंड्स भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इट मींस एट द एंड आपके पास 3 ऑक्टाहेड्रल शेप के कंपाउंड्स आ जाएंगे। तो इट मींस इस फॉर्मूला से सिर्फ 3 ही आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इसको जो है इसका 3D शेप बना दीजिएगा। तो इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ना ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो हमारे पास ये तीनों ही कंपाउंड आएंगे और आप इन तीनों की ऑक्टाहेड्रल शेप बना देंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइसोमरिज्म। तो पहला क्वेश्चन आता है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं, सिस एंड ट्रांस बनाना है, आपने बाकी आइसोमर्स नहीं बनाने हैं।
नेक्स्ट आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव। पहला दिया हुआ है सिस कंपाउंड, दूसरा दिया हुआ है ट्रांस। तो आप इन दोनों के ऑप्टिकल आइसोमर्स बना के देखिए तो आप देखेंगे जो सिस है वो कायरल कंपाउंड है और उसकी मिरर इमेज बनेगी एंड इट विल हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जबकि जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि आप उसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ the complex and how many of these will exhibit optical isomers। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और इसमें प्लैटिनम के साथ जो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं सब डिफरेंट है। तो हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास 2 सिस बनते हैं, एक ट्रांस बनता है, तो आप वो बना दीजिएगा। दूसरी पॉइंट में आता है कि क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे और अगर बनेंगे तो कितने बनेंगे। तो पहली बात, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो उस केस में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो इसमें आपने सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाने हैं। तो अगर आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें कोई भी सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा और उसी का आप स्ट्रक्चर बना देंगे। देन ऐसे ही सेकंड वाले का भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, एक सिस बनाएंगे, एक ट्रांस बनाएंगे। तो इस केस में एक फेशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दूसरा मेरिडोनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर में जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। देन सेकंड वाले में अगर आप देखें तो इस फॉर्मूला से हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। जो सिस होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो सिर्फ उसी के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाइएगा, ट्रांस के नहीं बनाएंगे। ऐसे ही आप थर्ड वाले के भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, तो इस केस में भी सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी और जो ट्रांस फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑफ। तो इस केस में भी आप सिस बनाएंगे और ट्रांस बनाएंगे। देन आप देखेंगे कि जो सिस फॉर्म है उस केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं क्योंकि सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस के केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। ऐसे ही आप सेकेंड कंपाउंड का भी बनाइएगा, पहले सिस और ट्रांस और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ सिस फॉर्म। एंड दिस इज द लास्ट वन, आपने इसके भी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।